अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना होता है, ठीक है ना, तो उसका जो आंसर आता है वो कैसे होता है ना, ये हो गया दो वेक्टर्स, मान लो ऐसे करके, और उसका आंसर ये आ गया। तो अगर ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, तो इन दैट केस सी कितना होगा ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ये हमने अभी तक सीखा है ना। और एक चीज और भी था इस दैट कि अगर मान लो मुझे इसका एंगल निकालना है अल्फा, तो मैं जस्ट क्विकली एक रिवीजन करा देता हूं। तो अल्फा कैसे होगा ना, tan अल्फा विल बी इक्वल टू दिस। तो अगर याद होगा ये कितना होता है, बी साइन थीटा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये होता है बी साइन थीटा, अगर ये बी है तो ये हो जाता है बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। सो दीज आर थिंग्स दैट वी ऑलरेडी स्टडीड। तो मैंने क्विक रिवीजन कर दिया सो दैट नाउ यू नो व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव डन। ठीक है, इसके अलावा हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन 2D और 3D का जस्ट एक वो जो मैं बता रहा था कि संडे में कराना चाह रहा था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे। सर मैंने मम्मी से कंफर्म कर लिया है, मैं आ सकती हूँ। हाँ चलो ठीक है, संडे अगर आ जाओगे ना तो फिर क्या करना, उस दिन मैं पूरा 3D अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि वेक्टर का जो 3D है ना वो थोड़ा सा टफ होता है, मतलब आइदर फ्रॉम द बुक आल्सो इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और अगर मैं कैमरा में सामने कराता हूँ तो भी उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो मैं संडे ही कराऊंगा। ठीक है ना, चलो ठीक है, लेट्स प्रोसीड फ्रॉम हियर। इसके बाद आता है व्हाट इज कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर। नाउ यूनिट वेक्टर, नाउ व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, तो थोड़ा सा यूनिट वेक्टर का कांसेप्ट समझा जाए। तो वेक्टर तो पता है ये क्या होता है, इट इज समथिंग व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब यूनिट का मतलब होता है वन, यानी ये ऐसे चीज हो गया जिसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। नाउ यू माइट से कि इसको फिर अलग से क्यों बता रहे हो, मैग्नीट्यूड 5 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, ये 1 को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे, है ना। उसके पीछे रीजन ये है कि थोड़ा सा अभी समझाऊंगा तो और अच्छे से आइडिया क्लियर हो गया। सपोज मैं एक काम करता हूं, मैं एक रास्ता बनाता हूं ऐसे करके, और ये जो रास्ता है, ये जो रोड है, ये सपोज 30 डिग्री पे बनाया गया, और इस रोड पे सपोज एक मैराथन रेस चल रहा है, मैराथन रेस चल रहा है। अच्छा, मैराथन रेस में एक चीज देखा होगा कि बहुत लोगों का जमा बड़ा हो जाता है, एयरटेल मैराथन, ये वो एडवर्टाइजमेंट है ना, कई बार वो फ्री में कुछ चीजें बांटते हैं, टी शर्ट बांटते हैं और तो उस लालच में वगैरह वगैरह। और कुछ तो प्रोफेशनल मैराथन वाले होते हैं, वो तो कई बार देखना उगांडा, नाइजीरिया, कनाडा, वहां से भी आते हैं टू टेक पार्ट इन वेरियस मैराथन्स, वो उनका शौक है। तो देखना ह्यूज गैदरिंग होता है, 500, 1000, 2000, कई बार 20,000 ऐसे लोग होते हैं, सब बड़े जोश से स्टार्ट करते हैं। पर अगर मान लो हाफ मैराथन विच इज लाइक लेट्स से 21 किलोमीटर, पर देखना देखो सबका इतना दम नहीं होता मैराथन दौड़ने का। मैं भी अगर मैराथन दौड़ूंगा तो मैं तो पहले तो जोश से दौड़ लूंगा, बट मुझे नहीं लगता कि 1-2 किलोमीटर के बाद मेरे पास उतना स्टेमिना रहेगा उसको आगे करने। कई लोगों को रहता है तो फिर 2-3-4-5 किलोमीटर व्हाटएवर। सपोज यू आर द ऑर्गेनाइजर, नाउ लिसन केयरफुली, सपोज यू आर द ऑर्गेनाइजर एंड यू हैव बीन टोल्ड कि तुमको सारे पार्टिसिपेंट्स के, ठीक है ना, सारे पार्टिसिपेंट्स के डेटा बताना है, कौन कितना रेस में पार्टिसिपेट किया और कितना अचीव किया। ठीक है, जैसे सपोज एक बंदा गया इधर और वो 12 किलोमीटर बाद बैठ गया, यानी 12 किलोमीटर बाद उसके शरीर ने जवाब दे दिया, अब वो बैठ गया। अब मैं कहता हूं इसका वेक्टर लिख के दिखाओ, तो मैं क्या लिखूंगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, तो क्या लिखूंगा एज पर द कन्वेंशन दैट वी हैव डिसाइडेड लास्ट क्लास, तो क्या लिखूंगा 12 किलोमीटर कॉमा 30 डिग्री, सिंपल। चलो दूसरा पार्टिसिपेंट, उसने सपोज 8 किलोमीटर कवर किया, तो मैं क्या लिखूंगा 8 किलोमीटर कॉमा 30 डिग्री। तीसरा पार्टिसिपेंट सपोज 20 किलोमीटर गया, बस मैराथन खत्म करने वाला था, उसके बाद उसका पेट में क्रैम्प्स आ गया या बॉडी में क्रैम्प्स आ गया, वो वहीं बैठ गया, 20 किलोमीटर कवर किया, तो 20 किलोमीटर कॉमा 30 डिग्री। ऐसे सपोज 500 अगर पार्टिसिपेंट होंगे, सबके लिए ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 2 किलोमीटर कॉमा 30 डिग्री, 5 किलोमीटर कॉमा 30 डिग्री, 8 किलोमीटर कॉमा 30 डिग्री एंड सो ऑन।
इसी तरीके से सबके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, एंड दैट्स अ वेरी इरिटेटिंग टास्क। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स अ वेरी इरिटेटिंग टास्क। इसके लिए साइंटिस्टों ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने बोला एक काम करो, एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लो। यूनिट वेक्टर मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1। कैसे? सपोज इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लो। अच्छा, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, एरो डाल के। तो साइंटिस्टों ने बोला एक काम करो, यूनिट वेक्टर का थोड़ा सिंबल बदल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस सिंबल राइट इट एज दिस। और उसको रीड कैसे करेंगे ना, नॉर्मली वेक्टर्स को रीड कैसे करते हैं, ए वेक्टर। इसको कैसे रीड करेंगे, यूनिट वेक्टर ए, या और शॉर्ट में ए कैप। तो इसको हम लोग रीड करेंगे एज ए कैप, और नहीं तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए। ये दो तरीके से इसको हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। ए कैप भी पढ़ते हैं हम लोग शॉर्ट में, और नहीं तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए। इससे क्या बेनिफिट होगा ना भी पता चलेगा। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा फिर ना, 1 किलोमीटर कॉमा 30 डिग्री। उसका नाम कुछ भी दे सकते हो, ए दो, बी दो, सी दो, डी दो, एल दो, जो मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मैंने दे दिया ए वेक्टर, तो यानी ए कैप। तो ए कैप क्या हो गया फिर, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, इज इक्वल टू सपोज 1 किलोमीटर कॉमा 30 डिग्री। हो गया। अब जरा सोचो, अगर मान लो एक बंदा 1 किलोमीटर कॉमा 30 डिग्री पे जा रहा है, मतलब कॉमा मतलब एंगल 30 डिग्री पे जा रहा है, तो मैं उसको लिखूंगा एज ए कैप। और अगर कोई 2 किलोमीटर जा रहा है तो उसी का तो डबल गया ना, तो लिख दो एज 2 ए कैप। कोई अगर 5 किलोमीटर जा रहा है तो 5 ए कैप, 7 किलोमीटर तो 7 ए कैप, 7.5 किलोमीटर तो 7.5 ए कैप, एंड सो ऑन। देखो कितना ज्यादा बेनिफिट हो गया। यानी अब जितने भी वेक्टर्स होंगे इनके रिप्रेजेंटेशन जो है अब आसान हो गया। क्यों? अब ये बोरिंग तरीके से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसके मैग्नीट्यूड के साथ ए कैप लगा दो। यानी पहला वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, 12 ए कैप, है ना, 12 किलोमीटर क्या, 8 ए कैप, 20 ए कैप। कुछ फायदा तो पता चल गया। यानी यूनिट वेक्टर को जो डिफाइन किया गया है उसमें कुछ बेनिफिट दिखा, इसलिए डिफाइन किया गया। अदरवाइज यूनिट वेक्टर में अलग कुछ नहीं है। ये देखो वेक्टर नॉर्मली यही होता है, ये होता है वेक्टर। यूनिट वेक्टर में क्या होगा, उसका आंसर 1 आए, बस यही उसका खासियत है। फायदा क्या है, फायदा ये है कि उस डायरेक्शन में जितने भी वेक्टर्स होंगे अब मुझे डिटेल लिखने का जरूरत नहीं है, बस देखो वो कितना है, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 18 किलोमीटर वगैरह। तो अगर 15 किलोमीटर गया होगा उसी डायरेक्शन में तो मैं क्या लिखूंगा, 15 ए कैप, 12 ए कैप, 8 ए कैप, जो भी है व्हाटएवर। तो ए कैप यानी यूनिट वेक्टर का ये फायदा होता है, ठीक है। अच्छा, जब ये फायदा दिमाग में साइंटिस्टों के आया तो साइंटिस्टों ने इसको थोड़ा और एक्सटेंड किया। उन्होंने बोला एक काम करो, इस यूनिट वेक्टर का फायदा भी है और फायदा नहीं भी है। सही क्या मतलब है, अभी तो थोड़ी देर पहले फायदा गिनवा रहे थे और आप कह रहे हो कि फायदा नहीं भी है। फायदा नहीं भी है, पता क्यों? क्योंकि सपोज उसी दिन एक और रेस हो रहा है और वो ट्रैक मान लो ऐसे है, ये ट्रैक है और वो मान लो 20 डिग्री पे है सपोज। तो अगर ये 20 डिग्री पे ट्रैक है तब तो ए कैप का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ए कैप तो सिर्फ 30 डिग्री वालों के लिए फायदा कब पहुंचाता है ना रिप्रेजेंटेशन में। यानी फिर मुझे एक और यूनिट वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा जो कि 20 डिग्री के अलोंग है। फिर वो वाला जो रेस होगा उसमें फिर हमें कुछ और फायदा होगा। यानी यूनिट वेक्टर का आइडिया तो आ गया, लेकिन इस प्रकार उत्पटांग से 30 डिग्री 20 डिग्री लेके कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। उसमें क्या होता है ना, उसी डायरेक्शन वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट करने में थोड़ा बहुत बेनिफिट, इतना तो मैं मान रहा हूं। पर अगर कोई और डायरेक्शन में है, इधर है, इधर है, उधर है, फिर क्या करोगे, है ना। इन चीजों को दिमाग में रखते हुए, ध्यान रखते हुए साइंटिस्टों ने 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स डिफाइन किया और उन्होंने बोला कि दुनिया में जितने भी वेक्टर्स होंगे वो उन्हीं को मिक्स एंड मैच करके हम बना सकते हैं। कैसे, देखते हैं। चलो, तो लेट अस से ये जो साइंटिस्टों ने पता क्या किया, उन्होंने बोला एक काम करो, एक्स एक्सिस के अलोंग
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा ना उसको आई कैप नाम दे दो, हो गया। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसका नाम जे कैप दे दो, ठीक है ना। जस्ट गिव। हम बात क्या कर रहे थे ना, यूनिट वेक्टर के ऊपर, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 है ना। अब साइंटिस्टों ने बोला कि यूनिट वेक्टर के कंसेप्ट का मैं फायदा कैसे उठाऊं, सो हाउ डू वी यूज द बेनिफिट, या हाउ डू वी यूज यूनिट वेक्टर्स फॉर आवर बेनिफिट। तो साइंटिस्टों ने बोला एक काम करो, कोई भी उत्पटांग से डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ना डिफाइन करके हम एक्स एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं, उसका नाम देते हैं आई कैप। सिमिलरली वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं जे कैप। और एक जेड एक्सिस, नाउ दिस इज द 3D पार्ट। जेड एक्सिस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आउट ऑफ द बोर्ड, यानी कैमरा की तरफ, ठीक है। कैमरा की तरफ हो गया जेड एक्सिस, और हो गया इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड हो गया माइनस जेड एक्सिस, तो हो जाएगा माइनस के। अब एक चक्कर क्या है कि वो तो आउट ऑफ द बोर्ड है, अब आउट ऑफ द बोर्ड को ड्रॉ कैसे करें, तो उसके लिए साइंटिस्टों ने कन्वेंशन डिसाइड किया कि एक डॉट से रिप्रेजेंट करो आउटवर्ड्स, ये हो गया आउटवर्ड्स, ये हो जाएगा के कैप, और क्रॉस मतलब इनवर्ड्स, ये हो जाएगा माइनस के, ये हो गया इनवर्ड्स। सिमिलरली इस डायरेक्शन में होगा तो आई कैप, ठीक है ना। अगर मान लो इस डायरेक्शन में वेक्टर है तो आई कैप हो जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में वेक्टर है तो माइनस आई कैप हो जाएगा, और अगर इस डायरेक्शन में वेक्टर है तो माइनस जे कैप। यानी अब सारा डायरेक्शन डिसाइड हो गया, कोई भी वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा तो आई कैप, जे कैप और के कैप। के कैप मतलब हो गया आउट ऑफ द कैमरा, सॉरी आउट ऑफ द बोर्ड टुवर्ड्स द कैमरा, और उसके उल्टे डायरेक्शन वाले माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, और इनटू द बोर्ड हो गया माइनस के कैप। अच्छा, इसको याद रखना भी आसान होता है, क्यों? देखो कोई भी जो एरो होता है, एरो तो मालूम है, एरो कैसे होता है, दिस इज व्हाट एन एरो इज लाइक, है ना। ये एक एरो हो गया, और इसके पीछे भी ऐसे ही कुछ रहता है, देखा होगा आई एम श्योर, है ना, इस तरीके से कुछ जो भी है। ये इसके पीछे हो गया। अब जब इस एरो को तुम अगर सामने से देखोगे तो तुमको क्या दिखेगा, तुमको उसका टिप दिखेगा, ये वाला, तो वो टिप ये आ गया, यानी सामने से दिख रहा है, यानी आउटवर्ड्स। तो यानी इसको तुम रट्टोफिकेशन मत कर दो, इसको याद रखने का तरीका समझो। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड्स, क्योंकि डॉट का मतलब होता है एरो का हेड, ये देखो हेड मतलब डॉट, तो वो डॉट तुमको दिख रहा है, यानी ये एरो इस तरफ है, आउट ऑफ द बोर्ड। आउट ऑफ द बोर्ड क्या हो गया, प्लस की क्या। और अगर कोई एरो अंदर जा रहा है तो ऑब्वियसली तुमको उसका बैक साइड दिख रहा है, तो बैक साइड कैसे होगा ना, क्रॉस की तरह दिखेंगे, तो इसलिए वो इनवर्ट्स हो गया। ये हो गया याद रखने का तरीका, ठीक है। नाउ यू माइट से कि आज हम लोग शुरू किए थे टॉपिक ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1, बाकी वेक्टर जैसे है कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग अलग अलग स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, आई कैप, माइनस आई कैप, जे कैप, माइनस जे कैप, के कैप और माइनस के कैप, वाई, है ना, नेचुरल क्वेश्चन। तो मैं एक काम करता हूं, मैं आज डिस्कस करूंगा एक ज्योमेट्रिकल वेक्टर। क्या है ये वेक्टर? सपोज ये वेक्टर हो गया यहां से 8√2 मीटर और 45 डिग्री पे, यानी 8√2 मीटर्स, ठीक है, 8√2 मीटर्स एट सपोज 45 डिग्री, ठीक है। ओके, नाउ अगर इसको ज्योमेट्रिकली लिखना होगा और इसका कुछ नाम दे दो, ए क्या, सॉरी ए वेक्टर, ठीक है। तो आई थिंक वैसे तो सबको आता ही है, बट फिर भी पूछने में कोई हर्ज नहीं है। जय बताओ जरा इसका रिप्रेजेंट कैसे करें, जय। सर 8√2 मीटर 45 डिग्री। आई थिंक इट्स टू इजी, है ना, आई थिंक एवरीबॉडी हैज डन इट। ओके, अब मैं एक चीज और सोच रहा हूं, इज दैट यहां पहुंचने का एक अलग तरीका भी तो हो सकता है। कैसे ना, कुछ इस रास्ते से चलो, यानी कुछ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलो,
और कुछ y के अलोंग चलो, तो भी हो सकता है। तो x एक्सिस के अलोंग जितना चलोगे, लेट अस से 2 मीटर है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, अगर x एक्सिस के अलोंग 2 मीटर जाना पड़ रहा है तो उसको लिख दूंगा 2i कैप, क्योंकि हमने x एक्सिस के अलोंग स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रखा है कैप। तो अगर 2 यूनिट्स जाओगे, अगर 1 यूनिट जाओगे तो i कैप, 2 यूनिट जाओगे तो 2i कैप, 3 यूनिट जाओगे तो 3i कैप एंड सो ऑन। उसके बाद मैं कैसे जा रहा हूं, y एक्सिस के अलोंग जा रहा हूं या y एक्सिस के पैरेलल जा रहा हूं। सपोज मैं y एक्सिस के अलोंग जा रहा हूं 5 मीटर, सपोज, मुझे कुछ नहीं पता, मैं भी कैलकुलेट करूंगा, तो 5 मीटर, तो अगर 5 मीटर हो जाएगा तो मैं लिखूंगा क्या, 5j कैप, और अगर ऐसे जाना पड़ रहा है तो -5j कैप एंड सो ऑन। यानी पहले कुछ x एक्सिस के अलोंग चलो, फिर कुछ y के अलोंग चलो, यही तो एडिशन होता है ना, वन थिंग फॉलोड बाय अनदर थिंग, यही एडिशन होता है। तो देखे जरा कितना जाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मैं आराम से इसको x लिखता हूं और y लिखता हूं, तो इस केस में तो खैर क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आसान है, क्योंकि मैंने जानबूझ के इजी एंगल लिया है 45 डिग्री, है ना। तो हमें पता है कि इस बार तो दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि 45 डिग्री है, और ये हो गया 8√2, तो ये एक एक कितना हो जाएगा, प्रणवी x और y कितना हो जाएगा इस केस में सर 8 ईच, ये 8, ये भी 8, ये भी 8, तभी तो ये 8√2 हुआ है। यानी x के अलोंग भी मुझे 8 मीटर जाना है और y के अलोंग भी 8 मीटर जाना है। तो देयरफॉर इसको लिखने का एक और न्यू तरीका, यानी नया तरीका आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम, इसको कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हमने लास्ट में जो सीखा था, लास्ट के एक आध क्लास में, उसमें था ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। आज हम लोग सीख रहे हैं कार्टेशियन मेथड, इसको ऑर्थोगोनल मेथड भी बोलते हैं। ऑर्थोगोनल और कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। एंड यू नो व्हाट, at the end of the vector chapter you will see कि यही असली रिप्रेजेंटेशन है, यही आसान होता है। ये तो काफी टफ वाला मेथड है, बट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, सिलेबस के अंदर है, इसलिए अभी भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं। अदरवाइज कार्टेशियन पढ़ने के बाद तुमको लगेगा क्या फालतू की चीजें हम पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल सब कुछ तो कार्टेशियन में हो जाता है और कितना आसानी से हो जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, आसान हो डिफिकल्ट हो, तो कमिंग टू द पॉइंट, यानी यहाँ पहुंचने का एक और तरीका क्या होगा, 8 मीटर इधर जाओ, 8 मीटर इधर जाओ, यानी पहले 8 आई कैप कवर करो x एक्सिस के अलोंग आई कैप, और फिर y के अलोंग j कैप प्लस 8 j कैप। कभी कभी अगर 3D होगा, तो मैंने बोला था ना कि संडे के जो क्लास होगा उस दिन मैं 3D वाला पार्ट कराऊंगा, आज हम लोग सिर्फ 2D वाला पार्ट करें। तो कभी कभी अगर 3D होगा तो उसमें k कैप भी आ सकता है। तो चलो उसके ऊपर डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग आई कैप और जे कैप तक ही हम लोग अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट देन यू माइट से, पर आपने तो कुछ ज्यादा ही आसान एग्जांपल ले लिया, 45 डिग्री तो बहुत आसान है। बिल्कुल बात सही, आसान है। इसलिए एक काम करो, मैं एक वेक्टर और देने वाला हूं, उसमें तुमको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है और उसमें तुमको कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन भी करना है। कार्टेशियन कैसे करना है उसका आइडिया तो लग गया ना, कि देखो कि पहले कितना एक्स के अलोंग जा रहा है या कितना -x के अलोंग जाना पड़ रहा है, कितना y के अलोंग जाना पड़ रहा है, कितना -y के अलोंग जाना पड़ रहा है। अकॉर्डिंगली आई कैप, -i कैप, j कैप, -j कैप, सब कुछ करो। आज हम लोग k कैप के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और इसमें तुमको दोनों मेथड से रिप्रेजेंटेशन बताना है, ज्योमेट्रिकल भी और कार्टेशियन भी, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज लाइक दिस, ये इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये सपोज है 20 मीटर्स, तो इसका नाम देता हूं सपोज बी वेक्टर, ठीक है, या एस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। तो एस वेक्टर को ज्योमेट्रिकली और कार्टेशियन में रिप्रेजेंट करो फटाफट। तो पहले तो ज्योमेट्रिकल में, ये तो ज्यादा आसान है, और फिर कार्टेशियन। मेथड अपने आप कॉपी में सॉल्व करो और मैं तो जस्ट आंसर चेक कराऊंगा बस। चलो ज्योमेट्रिकल वाले का आंसर कोई जने तो गौरी, ज्योमेट्रिक वाले का आंसर 20 मीटर, 120 डिग्री। एकदम परफेक्टली फाइन। माइनस एंगल से भी बता सकते हो, बट माइनस एंगल वाला हम लोग ज्यादा यूज करते नहीं, कम ही यूज करते हैं।
एक्चुअली पता क्या है, माइनस एंगल वाला हम कब प्रेफर करते हैं, जब वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तब हम लोग माइनस एंगल को प्रेफर करते हैं, क्योंकि छोटा निकला। बट अदरवाइज फर्स्ट, सेकंड, इवन थर्ड में भी जनरली हम लोग पॉजिटिव एंगल वाला ही रिप्रेजेंट करते हैं। चलो ठीक है, तो आप कार्टेशियन पे आ जाओ। कार्टेशियन वाला आंसर साइंतन, कार्टेशियन का आंसर, साइंतन कार्टेशियन का आंसर। हुआ नहीं अभी? चलो कोई नहीं, राघव ट्राई करो, कार्टेशियन का आंसर आ गया आंसर? अभी कर रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है, आई एम जस्ट पॉजिंग द रिकॉर्डिंग, मे बी 10-20 सेकंड लगाओ। चारों आंसर आ गए बेटे कार्टेशियन का? यस सर। हाँ, कितना आया बताओ बेटे, बोलो बोलो, सही गलत से घबरा मत, वी विल ऑल लर्न इन एनी प्रोसेस, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। हाँ बोलो सर, कैन आई टेल? कौन बोल रहे हैं? गौरी। हाँ गौरी ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। -10 I cap plus 10√3 J cap। ठीक है, एकदम परफेक्टली फाइन है। तरीका तरीका क्या होगा, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस। ये तो नेगेटिव में आया ना, यानी माइनस आएगा, इसका वैल्यू निकालेंगे और माइनस आई कैप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरफ होता तो प्लस होता, इस तरफ है इसलिए माइनस में आएगा। ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस, वो तो प्लस है ना, यानी जे वाला प्लस और आई वाला माइनस, इसलिए देखो आई वाला माइनस है और जे वाला प्लस है। ओके विद दैट। अब आते हैं वैल्यूज पे। वैल्यूज का कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, और इसमें ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ज्यादा रोल है, ध्यान रखना। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का रोल फटाफट देख लेते हैं। तो जैसे इस ट्राइंगल को अगर मैं देखता हूं, cos 60 डिग्री क्या होगा, x/20, यानी cos 60 डिग्री इज इक्वल टू x/20 इज इक्वल टू हाफ। ये cos 60 तो हाफ होता है, यानी इससे क्या हो गया, x आ गया 10, और साथ में माइनस आई का तो पहले ही बताया हुआ है, यानी -10 आई का, एकदम परफेक्टली फाइन। अब आ जाते हैं y वाले पे, तो ये y हो गया। अच्छा, अभी ये जो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इसमें तुमको लगता होगा यार बाप रे, इसमें तो बहुत सारी चीजें करना पड़ता है। ऐसे नहीं है, आंसर एक्चुअली खड़ाखड़ निकालना होता है। लेकिन अभी क्योंकि पहला क्वेश्चन था, तो कईयों को ऑलरेडी आता होगा, कईयों को नहीं भी आता होगा, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एक जनरल एजम्पशन करके चल रहा हूँ कि पहली बार हम सीख रहे हैं, तो उसी तरीके से मैं समझा रहा हूँ। अदरवाइज अगर ऑलरेडी तुमको आ गया ना, इन दैट केस सीधे फॉर्मूला और फटाफट आंसर, यही एक्चुअली करना होता है। पर चलो कोई बात नहीं, डजंट मैटर, धीरे धीरे करते हैं आराम से। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को लेता हूं, तो देखो cos 30 डिग्री हो गया y/20, cos 30 डिग्री, यानी cos 30 डिग्री इज इक्वल टू y/20 इज इक्वल टू cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, ये हो गया √3/2, यानी y इज इक्वल टू 10√3। लो जी 10√3, और y पॉजिटिव है यानी j कैप पॉजिटिव। मोटा मोटा पता क्या होगा कि इस वाले वेक्टर या इस टाइप के जो वेक्टर होते हैं उसमें i और j दोनों पॉजिटिव आएंगे। इस टाइप के जो वेक्टर होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट यानी i नेगेटिव j पॉजिटिव। इस टाइप के जो वेक्टर होता है ये थर्ड क्वाड्रेंट यानी i नेगेटिव j नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। और इस टाइप का जो वेक्टर होता है इसमें क्या होगा, i और j में से i पॉजिटिव हो जाएगा और j नेगेटिव होगा। इट इज सेम एज दैट ऑफ ग्राफ्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी i और j अगर देखोगे तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस, ये आ गया। तो ये तो ग्राफ जैसे ही है, ग्राफ तो कई साल से कर रहे हो तुम लोग और ये ऑलरेडी पता ही है, इसलिए कोई नया चीज हम सीख नहीं रहे, बस नए तरीके से रिप्रेजेंट करने का बस नोटेशन सीख रहे हैं और कुछ नहीं। चलो ठीक है, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू क्विकली अनदर क्वेश्चन मे बी, ठीक है ना, लेट्स सी। जैसे
अच्छा, ये जो मैंने एंगल दिया ना 37 डिग्री, नाउ दिस इज अ लिटिल ट्रिकी जॉब. क्यों? क्योंकि 37 डिग्री का और 53 डिग्री का याद रखना, ये देखना बड़ा काम का चीज है. और देखना बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खास करके इसके ऊपर आते हैं, तो ये याद रखना. अगेन कईयों को याद होगा बट फिर मैं बता देता हूं. राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल 37 और दूसरा 53 होता है, इन दैट केस जो साइड रेशियो होगा, वो होगा 3:4:5. साइड रेशियो विल बी 3:4:5. ठीक है. तो साइन कॉस टैन निकालना बहुत आसान है. अकॉर्डिंगली तुमको सी वेक्टर का ज्योमेट्रिकल और कार्टेशियन बताना है. ठीक है, गो अहेड. ज्योमेट्रिकल कार्टेशियन दोनों वैल्यूज सी वेक्टर के लिए फटाफट सॉल्व करो. आई होप यहां तक तो ओके है. किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो. -10 i कैप प्लस 10√3 i कैप. राघव ओके है? समझ में आ गया राघव? यस सर. ओके चलो. हर बार हर एक को पूछने का टाइम नहीं होगा, एक आध पूछ लेंगे. ईशान बेटे समझ में आ गया -10 और 10√3? यस सर. चलो ठीक है. अब फटाफट सॉल्व करो ये वाला सी वेक्टर. ये एंगल के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ. देखना ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आएंगे, खास करके क्लास 11th में. चलो, लेट मी स्टार्ट नाउ. मे बी somebody can probably chip in. जय बेटे आंसर. सर अभी कार्टेशियन का आंसर दो. सर नहीं हुआ अभी. नहीं कार्टेशियन का. कार्टेशियन तो हो गया होगा ना. सॉरी ज्योमेट्रिकल तो हो गया होगा ना. सर मैं पहले अभी कार्टेशियन निकाल रहा था, मैंने वो निकाला नहीं अभी. अच्छा चलो ठीक है, कैरी ऑन करो. थोड़ा सा टाइम लगाओ. सर मैं हाँ चारू बताओ. सर 50 मीटर एंड 217 217 डिग्री. सर 207 207 207 क्यों बेटे? ये 180 हुआ. 180 प्लस 37. सर 270. हाँ 217 ठीक है ना. यानी 50 मीटर 217 डिग्री. अगर माइनस एंगल में लिखना चाहते तो लिख सकते हो, बट ऐसे लिख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट तो उसका कार्टेशियन. तो जिसका भी आंसर खत्म होता है पहले प्लीज फटाफट बताओ. सर -40, -30 j कैप. एक बार दोबारा बताओ. -40 I कैप, -30 j कैप. ओके चलो ठीक है. इसका आंसर आ गया -40 i कैप -30 j कैप. चलो ठीक है, समझ गए. और किसका आंसर आया ये वाला? प्रणव भी आंसर आ गया बेटे ये वाला? सर मेरा उल्टा आ रहा है. उल्टा आ रहा है? यस सर. -30 i कैप -40 j कैप. ओके चलो कोई नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ, देखता हूँ अभी. प्रणव बेटे आंसर आ गया ये वाला? यस सर यही आया. ये आया या उल्टा आ रहा है? नहीं सर यही आ रहा है. यही आ रहा है. चलो ठीक है, यही करेक्ट आंसर है. अगेन लेट्स फॉलो द सेम प्रिंसिपल. एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर वाले में आई कैप कंपोनेंट आएगा, वाई एक्सिस के ऊपर जे कैप. तो देयरफॉर एक्स एक्सिस का पहले ड्रॉ कर लेते हैं. ये हो गया एक्स एक्सिस वाला, और यहाँ पे अगर करते हैं तो ये वाई वाला. और प्लस माइनस तो ऑलरेडी मालूम है, तो इसलिए इतना मैं प्लस माइनस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ. वो तो ऑलरेडी मालूम है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यानी दोनों ही माइनस. चलो वो बाद में देखेंगे. अब आते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में. तो cos 37 डिग्री क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यानी x/50 इज इक्वल टू cos 37 क्या होता है? देखो जरा ध्यान से. cos 37 होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी 4/5 इज इक्वल टू 4/5
यानी x इक्वल टू 40 और साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू y बाई 50। कैसे? क्योंकि अगर ये y है तो ये भी तो y है ना, तो साइन 37 क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो y अपॉन 50 इज इक्वल टू कितना होता है? 3/5 इज इक्वल टू 3/5 यानी y इज इक्वल टू 30। देख लो, आप दोनों में माइनस साइन चढ़ा देते हैं, तो -40 आई कैप -30 जी कैप, बस और कुछ नहीं है। ना इमेज से क्या एवरी टाइम हमें ऐसे ही करना पड़ेगा कि पहले फिगर बनाओ, फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये करो वो करो? द आंसर इंटरेस्टिंगली इज नो। लेकिन ये नो बोलते हुए मुझे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एंगल्स लेना होता है वो क्या आता है? 217 डिग्री एंड सो ऑन। लेकिन क्लास 10th तक जो तुम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हो उसमें रेस्ट्रिक्शन होता है फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। इसलिए अगला क्लास जो संडे का रखेंगे उसमें तो मेनली हम लोग 3D करेंगे, पर उसके जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। क्योंकि मैथ्स में तुम लोग ट्रिगोनोमेट्री तो पढ़ोगे, बट देन आई डोंट नो कब पढ़ोगे, हो सकता है पढ़ चुके होंगे कुछ हद तक, कुछ नहीं भी पढ़े होंगे एंड सो ऑन। अब मुझे तो सबको यूनिफॉर्मिटी में लाना है, तो देयरफॉर हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्री सीखेंगे ऑफ एंगल्स मोर देन 90 डिग्री। कईयों को ऑलरेडी आता होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है वो, बट जिनको नहीं आता है उनको भी आना पड़ेगा, आना चाहिए, तो वो जरूरत पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है, नहीं फिगर विगर कुछ जरूरत नहीं पड़ता, कोई फिगर का जरूरत नहीं पड़ता। सो नाउ लेट्स लर्न अ जनरल कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन टू ज्योमेट्रिकल एंड वाइस वर्सा। तो लेट्स स्टार्ट विद ज्योमेट्रिकल टू कार्टेशियन। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज ज्योमेट्रिकल दिया हुआ है और मुझे उसको कार्टेशियन फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करें? ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट अस से एक वेक्टर है जो कि थीटा एंगल का है और इसका लेंथ r है। वेक्टर नाम कुछ भी दे दो, ए वेक्टर ले दो, और इसका जो लेंथ है वो है सपोज r। तो इस ए वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना? ए वेक्टर इज इक्वल टू r कॉमा थीटा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा मिसिंग रखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये नहीं मेंशन्ड है इस क्वेश्चन में कि ये फोर्स वेक्टर है या मोमेंटम वेक्टर है या वेलोसिटी वेक्टर है या क्या वेक्टर, ये मेंशन्ड तो है नहीं, इसलिए मैं यूनिट में नहीं लिख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो चलो कोई बात नहीं, जब जनरलाइज सिचुएशन होता है ना तो यूनिट ना भी लिखो तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं। बट हाँ, अगर तुमको मालूम है कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो यूनिट मीटर लिख दो, तुमको मालूम है कि ये फोर्स वेक्टर है तो न्यूटन लिख दो। बट अभी कुछ बोला तो नहीं है ना क्वेश्चन में, तो मैं किस बेसिस पे लिखूं कि न्यूटन है ना, मीटर पर सेकेंड, इसलिए ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि हमारा पर्पस यूनिट नहीं है, हमारा पर्पस है टू कन्वर्ट फ्रॉम ज्योमेट्रिकल टू कार्टेशियन। तरीका क्या होता है? तरीका एक ही होता है और वो होता है एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर। अब ये ट्राइंगल अगर देखते हो तो cos थीटा क्या होगा? x बाई आर, है ना? तो ऑब्वियसली cos थीटा इज इक्वल टू x बाई आर, यानी x इक्वल टू, सिमिलरली sin थीटा क्या होगा? y बाई आर, sin थीटा इज इक्वल टू y बाई आर, यानी y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो x हो गया r cos थीटा, y हो गया r sin थीटा, बस x और y तो चाहिए। तो therefore the same vector in Cartesian will be written as what? The a vector is equal to r cos theta I cap plus r sin theta j cap। अब इसमें हो सकता है तुमको एक आपत्ति होगा, तुम बोलोगे अरे वाह, थोड़ी देर पहले तो आप 4 अलग अलग केस बता रहे थे, है ना? तो अब तो मैंने वो मिटा दिया, वो जो 4 एरो, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर बताया था। प्राइमर से आपने तो यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव लगा दिया, इसमें भी आई कैप और इसमें भी आई जे कैप पॉजिटिव लगा दिया, जबकि ऐसे वाले वेक्टर का प्लस प्लस, ऐसे वाले तो माइनस प्लस, ऐसे में तो माइनस माइनस और ऐसे में तो प्लस माइनस होता है। तो आपने तो 4 आंसर्स तो नहीं बताया, आपने तो एक ही आंसर बताया, आर कॉस थीटा आई कैप और जे कैप, तो दोनों पॉजिटिव लगा दिया आपने। द आंसर इज दैट, इंटरेस्टिंगली, ठीक है, इनिशियली तुमको लग रहा होगा ऐसे देख के कि मैंने एज इफ सब कुछ प्लस प्लस कर दिया, जबकि थोड़ी देर पहले बताया कि 4 पॉसिबिलिटीज है,
प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 पॉसिबिलिटी बताया था ना। डोंट वरी, वो चारों पॉसिबिलिटी के एक ही कॉमन फॉर्मूला है और वो ये है। ये तो पहला वाले का है, प्लस प्लस वाले का, ऐसे नहीं है। एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री जब हम हायर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो हम रियलाइज करेंगे कि कॉस थीटा का वैल्यू भी नेगेटिव हो सकता है और साइन थीटा का वैल्यू भी जरूरत पड़े तो नेगेटिव हो सकता है। तो देयरफॉर एक ही फॉर्मूला से सारे केस कवर हो गया, प्लस प्लस वाला भी, माइनस प्लस वाला भी, माइनस माइनस वाला भी और प्लस माइनस वाला भी। फॉर्मूला 4 नहीं होगा, फॉर्मूला एक ही होगा। उसी फॉर्मूला से 4 अलग अलग आंसर्स जब जैसे जरूरत हो वैसे निकल जाता है। अब ये एस्पेक्ट को देख के तुमको हो सकता है कि लग रहा होगा कि cos थीटा नेगेटिव कैसे हो जाएगा? cos थीटा तो एक ट्राइंगल का बेस और हाइपोटेन्यूज है या नहीं? तो उसका जवाब मैं बस शॉर्ट में दे रहा हूं, ज्यादा एक्सप्लेन कराने की कोशिश अभी मत करो क्योंकि वो फिर एक नया टॉपिक हो जाएगा जिसपे मैं अभी इस वक्त जाना नहीं चाहता। पर मैंने क्या बोला कि अगले से अगले क्लास में हम लोग फिजिक्स नहीं, हम लोग मैथ्स ही पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। सो डोंट वरी, उसमें हम लोग सारा चीजें कवर करेंगे कि माइनस प्लस क्वाड्रेंट, बड़े एंगल, छोटे एंगल, हाफ एंगल, डबल एंगल, ये सारा कैसे किया जाता है, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। सारा ट्रिगोनोमेट्री ऑब्वियसली हम नहीं पढ़ सकते हैं, बट उतना पढ़ेंगे जितना हमें फिजिक्स के लिए चाहिए हो, ठीक है ना। तो एक जनरल मेथड हो गया टू कन्वर्ट ज्योमेट्रिकल टू कार्टेशियन। अब जनरल के अलावा जो बाकी चीजें मैं इनको हटा देता हूँ, जरूरत तो है नहीं, है ना। ये ओके, अब हम करेंगे कार्टेशियन टू ज्योमेट्रिकल। अच्छा, ये ना सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर है, ये सब ना अच्छे से नोट कर लेना। मैं बहुत ही ब्रीफली बता रहा हूँ, बुक्स में तो थोड़ा और अच्छे से लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, बट वो धीरे धीरे तुमको पता चल गया होगा, एक बार समझ में आ जाता तो बार बार तो नहीं पढ़ोगे। ये ब्रीफ में सब कुछ इंफॉर्मेशन इसके अंदर पैक। अब हम करेंगे कार्टेशियन टू ज्योमेट्रिकल, लेकिन इसको जो है जनरलाइज करने के पहले, इसको जनरलाइज करने के पहले मैं एक क्वेश्चन देना चाहूंगा। इस क्वेश्चन को आराम से अच्छे से पहले सॉल्व करो, फिर हम जनरलाइज करेंगे। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू -5 i कैप प्लस 5√3 j कैप। तो ऑब्वियसली ये कार्टेशियन में है, इसको तुमको ज्योमेट्रिकली लिखना है। चलो स्टार्ट करो। -5 i कैप प्लस 5√3 j कैप, तुमको इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखना है, सॉरी ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट में लिखना है। कार्टेशियन पे मैंने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, जल्दी करो। मैं तब तक रिकॉर्डिंग बंद रखता हूं सो दैट यू कैन टेक योर टाइम। और किसी का कोई आंसर है या यही आंसर है? राघव आंसर आया बेटे? ये वाला 10,60 आ रहा है। एंगल नहीं आया बट 10 आ रहा है। हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। 10 on 120. 120 आ रहा है? Yes sir. सर 10,120। चलो ठीक है, 2-3 जने का आ गया। Excuse me. तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। पहले एज सच ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होता है, ये हम लोग जब फॉर्मूला सीखेंगे तो डायरेक्ट आंसर देंगे, बट पहली बार कर रहे हैं तो आराम आराम से करते हैं। कईयों को ऑलरेडी आता ही होगा बट कईयों को नहीं भी आता है, तो उसको देखते हुए पहली बात तो -5 है क्या प्लस 5√3 यानी क्या होगा? ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट का, ये हो गया 5 और ये हो गया 5√3, ठीक है ना। अब बताओ, अगर ये 5 होता है, ये 5√3 तो ये भी 5√3, यानी ये भी हो गया, ये 5√3 तो ऑब्वियसली ये भी 5√3, और ये कुछ एंगल होगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? x² + y²।
जैसे 5 स्क्वायर प्लस 5√3 का होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 होल स्क्वायर का अंडर। तो 5√3 का होल स्क्वायर क्या होगा 75, 5 का स्क्वायर 25, तो 75 प्लस 25 क्या होगा 100, तो इज इक्वल टू 100 का रूट यानी 10। अच्छा, क्योंकि मैंने यूनिट नहीं दिया तो इसलिए यूनिट नहीं लिखा। अगर यहाँ पे मान लो लिखा है न्यूटन सपोज, तो मैं भी न्यूटन लिख दूं। अब मैंने तो पहले दिया नहीं था, इसलिए तुम लोगों ने आंसर नहीं बताया यूनिट का, मोस्ट वेलकम। मैं भी नहीं बता पाऊंगा अगर मुझे यूनिट नहीं पता है, ठीक है ना। खैर अब तो मैंने यूनिट दे दिया, इसलिए वो ये यूनिट मुझे यहाँ लिखना। अब आ जाओ एंगल। तो एंगल कैसे निकालेगा ना, पहले काम करते, पहले थीटा निकालो। थीटा आंसर तो नहीं है, बट एटलीस्ट एक पार्ट हो जाएगा तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो tan थीटा क्या होगा, दिस बाय दिस, ये तो 5 है। cos थीटा से भी निकाल सकते हो, चॉइस इज योर्स, बट जनरली हम लोग ना tan थीटा प्रेफर करते हैं। तो tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 5 बाय 5√3 इज इक्वल टू 1/√3, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अगर ये थीटा 30 डिग्री होता है तो ये क्या होगा 90 प्लस 30 यानी 120 डिग्री। बिल्कुल सही, 10 न्यूटन कॉमा 120 डिग्री इज गोइंग टू बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलो अब इसको जनरलाइज कर ले। किसी को कोई दिक्कत हो तो देख लो जरा एक बार, किसी को कुछ पूछना है इसमें से? ऑल फाइन? गौरी आ गया बेटे सॉल्व? यस सर। चलो ठीक है। चारू कंफर्टेबल? यस सर। चलो ओके, नाउ लेट्स डू द जनरलाइज्ड वन, कार्टेशियन टू ज्योमेट्रिकल। तो कार्टेशियन टू ज्योमेट्रिकल कैसे करेंगे ना, लेट अस से कोई वेक्टर दिया हुआ है xi कैप प्लस yj कैप। नाउ यू माइट से कि आपने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वेक्टर ले लिया, द आंसर इज एज सच कोई जरूरी नहीं है, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला जनरेट करते हैं, फॉर्मूला रोबस्ट होता है, वो किसी भी क्वाड्रेंट के लिए वैलिड है, डोंट वरी, ठीक है। तो xi कैप प्लस yj कैप, तो ये हो गया वेक्टर, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये तो राइट एंगल है, ये हो गया थीटा, तो राइट जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, उसका डायगोनल, यानी हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, और नहीं तो ये जो रेक्टेंगल है उसका डायगोनल, जैसे भी इंटरप्रेट करो। तो हम तो डायगोनल की तरह ना सोच के हम हाइपोटेन्यूज की तरफ सोचें। कैसे, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये जो भी a वेक्टर है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा। अच्छा बाय द वे, कोई भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड क्या तरीका होता है, ठीक है ना। कई बार ऐसे भी लिखते हैं, सिंपली a विदाउट एनी बोल्ड, विदाउट एनी एरो, नथिंग। तो यानी a वेक्टर का मैग्नीट्यूड या a वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों एक ही, तो जैसे मुझे लिखना है, यानी a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a इज इक्वल क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम, यानी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सिंपल है। और क्या ना, थीटा, थीटा कैसे निकलेगा ना, देखो tan थीटा इज इक्वल टू होता है y बाई एक्स, है ना। देखो सॉल्व करो तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो y बाई एक्स। इसका एक लिखने का एक तरीका होता है, वो सीख लो जरा। तरीका क्या है कि अगर मान लो जैसे आता है सपोज tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो देखो ये बहुत आसान पूछ लिया मैंने, ये सबको मालूम है यहाँ पे कि अगर tan थीटा 1 होता है यानी थीटा 45 डिग्री होता है, यहाँ पे मुझे मालूम है, सबको मालूम है। तो देयरफॉर थीटा 45, लेकिन इसको ना मैथमेटिकली लिखने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड प्रोसेस मानते हुए फॉलो करते हैं। क्या कि डोंट राइट द आंसर स्ट्रेट अवे कि tan थीटा इज 1 देखो थीटा इज 45 डिग्री, हम लोग जरूर लिखते नहीं। हम लोग क्या लिखते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस रखते हैं बीच में, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, इसको बोलते हैं tan इनवर्स 1 है, वही चीज 45 डिग्री, बट उसको लिखने के पहले एक प्रोसेस जो लिखने का होता है वो ये, एंड देयरफॉर दैट इज इक्वल टू
और अगर रेडियंस में लिखना चाहते हो तो और अच्छी बात है, ये तो मालूम है ना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर उसके टर्म्स में लिखना चाहते हो ये भी चलेगा, मोस्ट वेलकम, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर tan थीटा y बाय एक्स होता है तो हम कैसे लिखेंगे, यानी थीटा इज इक्वल टू एक तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन के लिए एंगल थीटा भी आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, ठीक है। तो अच्छे से विजुलाइज कर लो। सो दैट इज द जनरल वे आ गया। इसके बाद ज्योमेट्रिकल से कार्टेशियन करने का भी जनरल तरीका आ गया, और कार्टेशियन से ज्योमेट्रिकल करने का भी जनरल तरीका आ गया। इसको मैं समराइज कैसे करूं? पहली बात तो कार्टेशियन ये जो लास्ट के 2 लाइन में जो मैंने समरी दिया ना, यही समझ लो कि आज का लेसन है कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो अगर इसको सॉल्व कर चुके हो तो इन दैट केस अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने 2D में ज्योमेट्रिकल और कार्टेशियन दोनों मेथड से हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन को सीखा, 2D में सीखा है ना। तो आगे देखते हैं। अब मैं दे रहा हूं इस तरह से क्वेश्चन, देखो ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फाइंड सी वेक्टर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं एक छोटा सा चीज और बता देता हूं, एंड दैट इज, याद करके देखो हमने जो सीखा है, हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि अगर मान लो कोई 2 वेक्टर होता है तो उनको ऐड करने का तरीका क्या होता है। मैं पहले ए वेक्टर ड्रॉ कर लो, फिर बी वेक्टर ड्रॉ कर लो, और फिर ए वेक्टर के टेल, जैसे कोई भी जो वेक्टर होता है ना, इसको हम लोग हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, ट्राइंगल मेथड। ट्राइंगल मेथड इज व्हाट वी हैव लर्न, उसी से हमने डिराइव किया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वगैरह। ट्राइंगल मेथड में होता क्या ना, ड्रॉ दी टेल of second vector on the head of first vector। ये होता है ट्राइंगल लॉ का समरी। थोड़ा सा रुक जाओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले जस्ट 2 मिनट और रुक जाओ, मैं एक डिस्कशन करके फिर फिर इसको ज्वाइन करो, यानी नाउ ज्वाइन the tail of first vector to the head of second vector. This is the ये हो गया ट्राइंगल लॉ का समरी। लेकिन वेक्टर ऐड करने का एक और तरीका भी, ये कोई अलग कुछ नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है, पर उसका नाम दिया जाता है एज पैरेललोग्राम लॉ। नाउ यू माइट से ये जो पैरेललोग्राम लॉ है ये कोई नया लॉ है क्या? आंसर इज नो।
सिर्फ नया डायग्राम है, लॉ कुछ अलग नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने बनाया था ना कि ये थीटा होता है ऐसे करके, फिर ए बी और फिर ये सी वेक्टर हो गया। यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे ए वेक्टर ड्रॉ करेंगे और बी वेक्टर को वहां नहीं ड्रॉ करेंगे, बी वेक्टर को यहीं पे ड्रॉ कर देंगे। फिर क्या करेंगे ना, फिर इन दोनों को साइड लेते हुए एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। यानी है देखो वही चीज, वही परपेंडिकुलर, वही चीज। तो ये थीटा हो गया, तो ये भी थीटा हो गया, तो वही तो डायग्राम हुआ। इसी तरीके का डायग्राम तो हमने ट्रायंगल लॉ में भी सीखा है ना, बट उसी को थोड़ा अलग तरीके से हम शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसलिए नाम हो गया पैरेललोग्राम लॉ। जैसे ट्रायंगल लॉ में लिखा है, ऐसे पैरेललोग्राम लॉ में क्या लिखेंगे, है ना। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ड्रॉ the tails of the two vectors at a common point. ठीक है, then complete the parallelogram by taking the two vectors as the adjacent sides, then the diagonal from the common point gives the result। यानी अगर ध्यान से देखोगे ना तो फिगर कोई अलग कुछ खास नहीं है, ये भी तो वही है, यहाँ पे भी तो वही चीज करना पड़ता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा देखो, तो कुछ तो सेम ही है, ये वाला पार्ट। बस ये थोड़ा डायग्राम बनाने का सलीका तरीका अलग हो गया, इसलिए हमने क्या बोला कि चलो ठीक है, इसका एक अलग ही नाम दे दो, पैरेललोग्राम। लॉ अलग कुछ नहीं है, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगता है, वही अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, जो हमने भी थोड़ी देर पहले लिखा था। कहीं कोई फॉर्मूला में चेंज नहीं है, बस ड्राइंग थोड़ा सा अलग है, तो हमने इसका नाम दे दिया ट्रायंगल लॉ, सॉरी ट्रायंगल लॉ, और इसका नाम दे दिया पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो इस बैकड्रॉप को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन कर लो, बस कोशिश करो, थोड़ा सा टफ है ये, बहुत ज्यादा टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा टफ है, तो देखते हैं कितना जल्दी अटेम्प्ट करके आंसर निकाल सकते हो। प्रो ट्राई करो। तो क्वेश्चन क्या है कि ए वेक्टर दिया हुआ है 20 मीटर 10 डिग्री, बी वेक्टर दिया हुआ है 20 मीटर 70 डिग्री, और तुमको निकालना है दोनों का रिजल्टेंट, यानी ऐड करना है। ऐड करके जो आंसर आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, चलो गो अहेड। आई एम जस्ट स्टॉपिंग द रोटेशन, क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग फॉर आई एम स्टार्टिंग टू सॉल्व। सब लोग ध्यान से देखो, सॉल्व कर चुके हो तो एक बार आंसर भी क्रॉस वेरीफाई करो। लेट्स स्टार्ट विद द ड्राइंग। ए वेक्टर है 20 मीटर 10 डिग्री, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये ए वेक्टर हो गया, ये हो जाएगा 10 डिग्री। बी वेक्टर क्या है 20 मीटर 70 डिग्री, ये हो गया बी वेक्टर, है तो 20 मीटर ही है बी, लेकिन ये हो गया 70 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ, जो मैंने अभी सिखाया। क्यों, देखो ना दोनों का टेल्स जॉइंट है। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, दोनों का टेल जॉइंट होता है, फिर हमें पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होता है, फिर डायगोनल आंसर। therefore की आंसर है इसमें। हो गया पैरेललोग्राम, और इसका रिजल्टेंट ये हो गया रिजल्ट।
ठीक है, ये रिजल्टेंट आ गया। अब तुमको लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला ध्यान रखना, लगाना इज नॉट ऑलवेज सो इजी। बहुत क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि फॉर्मूला के अंदर क्या क्या है। जैसे जैसे सी निकालना है तो सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है ना, अंडर रूट ऑफ, याद आ रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना। गौरी तुम बताओ मुझे, गौरी इस केस में हम थीटा क्या लेंगे, ट्राई करो जरा। cos थीटा चाहिए ना हमें, यहाँ पे cos थीटा लिखना है, तो थीटा क्या लिया जाए? 60 डिग्री। राघव थोड़ा जल्दी पार्टिसिपेट करो। हाँ राघव, 60। ईशान सर 60। ओके चलो ठीक है, दैट्स राइट। क्योंकि व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो एक 10 डिग्री पे है, एक 70 डिग्री पे है, यानी हम जब फॉर्मूला में पुट करेंगे हम ना 10 पुट करेंगे और ना ही 70 पुट करेंगे, हम पुट करेंगे 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री क्या होता है? हाँ, ये 2 से कैंसिल हो गया तो 20 स्क्वायर 20 स्क्वायर 20 स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 20 रूट। अच्छा इस बार तो यूनिट भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत भी नहीं है, इसलिए मैं यूनिट भी लगा दूंगा। अब आ जाओ एंगल। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, एंगल का फॉर्मूला क्या था? tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा। sin थीटा मतलब होता है sin 60 यानी √3/2 बाय a प्लस, तो 2 से और ये हो गया अब देखो ऑप्शन चॉइसेस हमेशा तुमको फंसाने की कोशिश करेंगे। तो देखना एक ऑप्शन में 30 डिग्री जरूर होगा, क्यों? क्योंकि हमने सॉल्व करो 30 डिग्री निकाला, हमारा फॉर्मूला 30 डिग्री कह रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि 30 डिग्री क्या है, ना याद करके देखो 30 डिग्री वाज द एंगल विथ रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर। तो ए वेक्टर लेकिन इस बार खुद एंगल पे है, तो उसके साथ जो एंगल बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर का वो 30 डिग्री है। यानी अभी सॉल्व होके जो निकला है वो ये वाला 30 डिग्री है। लेकिन जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो कहीं से भी एंगल थोड़ी निकालते हैं, हम हमेशा एक ही जगह से एंगल निकालते हैं, और वो है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसलिए ये 10 डिग्री भी होगा और 30 डिग्री, यानी सी वेक्टर का जो एंगल होगा ना 10 होगा, ना 70 होगा, ना 60 होगा, और ना ही 30 डिग्री होगा। सी वेक्टर का एंगल होगा 10 प्लस 30 यानी 40 डिग्री। ठीक है, चलो। So that was some kind of a preliminary example of how we can use various aspects of vector addition that we've learned, geometrical, and also about representation. यहाँ पे crystal clear होना चाहिए दिमाग में कि अल्फा क्या है exactly और थीटा क्या है। Just to wind up the discussion, फिर से बता देता हूँ, थीटा जो फॉर्मूला में आता है इसको प्लस इसको प्लस 2ab cos थीटा रूट वाला, उसमें थीटा होता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और जो अल्फा है ना, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, जो हमने वेक्टर में आज सीखा था या कहीं को पहले भी पता होगा, उसमें जो अल्फा है दैट अल्फा इज द एंगल विद रिस्पेक्ट टू a वेक्टर। तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a and b, and alpha is the angle of resultant vector यानी एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन ध्यान रखना यही सब चीजें जो है क्वेश्चन को आगे बढ़ाने में हमें मदद करता है। ठीक है ना, चलो ठीक है। सो वी हैव डन अ कंप्लीट प्रिलिमिनरी डिस्कशन ऑन वेक्टर एडिशन, यूनिट वेक्टर, कार्टेशियन, वेक्टर एडिशन के एंगल्स वगैरह है ना, रिप्रेजेंटेशन एंड सो ऑन। बस अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 3D के ऊपर फोकस कर सकते हैं।
कि एक वेक्टर में 3D वाले जो एस्पेक्ट होता है वो हम कैसे हैंडल करें। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे संडे मॉर्निंग, दैट इज एट 10:30 सेक्टर 17 में। और फिर उसके नेक्स्ट वीक से जिसको 85 में आना 85 में आ सकते हो। अभी फिर 85 मेरा रेडी हो गया वैसे तो लाइक सेक्टर 85 वाला सेंटर वो भी रेडी हो गया। तो उसके बाद जिसको 85 में आना है वो 85 भी आ सकता है, अगर नहीं आना है तो ऑनलाइन भी आ सकता है, और जिसको ऑफलाइन में 17 में आना है तो वो भी ऑप्शन मैं बता दूंगा ऑन संडे। ठीक है ना, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। जाने के पहले एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूँ इस दैट, कईयों ने तो मुझे दे दिया, कईयों ने नहीं भी दिया। ये जो मेरा नंबर है इसको नोट कर लो पहले, ठीक है ना। इस नंबर पे मुझे 2-3 चीजें दे दो। कईयों ने दे दिया तो इट्स ऑलरेडी डन। हमें 2-3 चीजें दे दो। नंबर 1 इज स्टूडेंट नेम और उसके नंबर, फिर फादर्स नेम और उनके नंबर, और मदर्स नेम और उनके नंबर। ये मैं ऐप के अंदर इंस्टॉल कर दूंगा, ऐप के अंदर इंक्लूड कर दूंगा, सो दैट वंस यू इंस्टॉल द ऐप, मैं फिर ऐप का एक्सटेंशन भी भेज दूंगा। तो वंस यू इंस्टॉल द ऐप तो यू विल बी इन द प्रॉपर बैच। तो बैच में अब धीरे धीरे जो है ना असाइनमेंट वगैरह भी अपलोड करना शुरू करता हूँ। उन असाइनमेंट्स को तुमको सॉल्व करना है और जमा करना है, और जो टाइम्ड टेस्ट होता है वो भी अपलोड करना शुरू करता हूँ। उन टेस्ट के जरिए क्या होगा कि यू नो यू विल हैव टू अपीयर फॉर टाइम्ड टेस्ट्स, जो कि टाइमिंग्स के बाद क्लोज हो जाएंगे और तुमको उसके परफॉर्मेंस रिपोर्ट की पता चलेगी। ठीक है ना, बट दैट विल टेक अ डे और 2 टाइम में। तो अगर ऑलरेडी दे चुके हो तो इट्स डन, अगर नहीं दे चुके हो तो इन दैट केस जस्ट गिव मी दैट इन दिस नंबर, इस नंबर पे सेंड। ये नंबर रख लो, इसको सेव भी कर लो, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह मैं दूंगा क्लास का या कोई टेस्ट का या किसी भी चीज का, या कई बार कुछ PDF फाइल भी शेयर करता हूँ, जैसे स्टडी मटेरियल वगैरह टाइप का कुछ इस तरीके का, या टेस्ट वगैरह, तो वो भी मैं इसी नंबर से करता हूँ। तो ये वाला नंबर पे ही ये चीजें मुझे प्रोवाइड कर देना, सो दैट यू कैन बी आल्सो पुट इन द लर्निंग ऐप। ठीक है ना, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय, और जस्ट सेंड द नंबर्स इफ यू हैव नॉट डन इट। ठीक है, चलो।